नमस्कार, आप सभी का पुनः ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का केमिस्ट्री। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऐसे वर्ग 10 के केमिस्ट्री में हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जाने की क्या होता है, वह क्रिया कैसे संपन्न होता है, उससे समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण का निर्धारण कैसे करते हैं, समीकरण कौन कौन होता है, यह सारी बात को हम लोग जान चुके हैं। तो पिछली कक्षा में हम जाने थे कि रासायनिक समीकरण कितने होते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण दो होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह भी हमने जाना था, जिसमें हम लोग जाने कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें शामिल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो अभिकारक में होती है वहीं अगर प्रतिफल में हो तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और वह संख्या में डिफरेंट अगर हो जाए कि जो तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है वह अगर प्रतिफल में नहीं हो तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन हमने बताया था कि हम जब भी अध्ययन करते हैं तो केवल और केवल संतुलित रासायनिक समीकरण का ही अध्ययन करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण का अध्ययन नहीं करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करके तब उसका हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है उस स्थिति में वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने लगता है, तब वहां पे उसका हम निर्धारण करते हैं। यानी कि जब भी हम अध्ययन करेंगे समीकरण का तो केवल और केवल संतुलित रासायनिक समीकरण का ही करेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण का नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जिसमें हमने बताया था उसका कारण कि क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जब रासायनिक समीकरण का संतुलन कर दिया जाता है उस स्थिति में वह आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने लगता है और वहां पे कोई डाउट नहीं रह जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो मात्रा अभिकारक की लेते हैं, यानी कि जितना हम मात्रा में लेंगे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उतना ही मात्रा में प्राप्त होना चाहिए, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, आगे 11th में भी पढ़ना है हम लोग को। अब यह तो हम जान चुके कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण तो केवल संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। अब रह गई बात कि जो अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो फिर तो उसको संतुलित करना होगा, क्योंकि हमको पढ़ना तो संतुलित रासायनिक समीकरण ही है। इसलिए अब अगला क्वेश्चन हमको पढ़ना है, अगला काम हमको जानना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। यानी यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी समीकरण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। यानी कि अब हमको निश्चित रूप से यहाँ पर यह जानना आवश्यक होता है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करें, क्योंकि आगे जो भी हम समीकरण उदाहरण में देंगे उसको संतुलित करके ही हमको लिखना होगा। अगर आप संतुलित करके नहीं लिखते हैं तो उस समीकरण को लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। जो समीकरण आपको दिया जाएगा सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं। रासायनिक समीकरण में पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो तत्व अभिकारक में शामिल होते हैं वही तत्व आपको प्रतिफल में भी मिलेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारे द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि उस अभिक्रिया में, उस समीकरण में कौन कौन से तत्व शामिल है। अब वह तत्व को निर्धारित करने के पश्चात अभिकारक में शामिल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को तुलना करेंगे प्रतिफल में शामिल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के साथ। यानी कि अभिकारक तथा प्रतिफल में शामिल तत्व के परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करते हैं कि कितना वह आपको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। अब वह जब आपको दिया जाएगा, जब यह निर्धारित हो जाएगा कि अभिकारक में जो तत्व है उसका कितना परमाणु है, प्रतिफल में कितना जो तत्व है उसका कितना परमाणु है,
जब परमाणु की संख्या समान होगी तो आपको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिफरेंट हो जाता है तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा एक देखेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास 5 रुपया, दूसरे के पास 6 रुपया, कैसे हम करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए? तो इससे 5 से इसमें गुना कर दे तो 5 छक 30 हो जाएगा, और 6 से इसमें गुना कर दे तो 6 पचे 30 हो जाएगा। यानी कि विपरीत नंबर से जब गुना कर देते हैं तो वहां पे वह इक्वल हो जाता है। यह गुना कर दे या जोड़ दे, गुना आप जानते हैं जोड़ का ही एक स्वरूप होता है, तो गुना की बात हम करते हैं तो जोड़ तो खुद ब खुद आ ही जाता है। लेकिन जोड़ की क्रिया हम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें और भी परमाणु शामिल होते हैं। अगर एक अणु दिया गया है तो उसमें 2 से अधिक परमाणु शामिल हो जाते हैं। तो हम बराबर कैसे करते हैं? तो जैसे असमान जब परमाणु आते हैं तो उसके विपरीत परमाणु वाले संख्या से दोनों के अपोजिट साइड में गुना कर देते हैं। यानी कि जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा प्रतिफल में असमान होती, यानी कि बराबर नहीं होती है, उस संख्या से विपरीत स्थान वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या के साथ गुना कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लिखते हैं H2 प्लस O2, या मिल करके बन गया H2O। ध्यान दीजिए, पहला काम क्या करेंगे? हम तत्व का निर्धारण करेंगे। बताइए कौन कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हम पहले से ही बताते आ रहे हैं। इन सारे चीजों को जानने के लिए आपको प्रत्येक तत्व का संकेत, उसका परमाणु संख्या, यह सब याद रखना पड़ेगा। खास करके यहाँ पर इसको जानने के लिए प्रत्येक तत्व का संकेत तो निश्चित रूप से याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देखिए इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। निश्चित रूप से हमने पहला काम कर लिया। अब दूसरा काम क्या है कि अभिकारक तथा प्रतिफल में शामिल तत्व के परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करते हैं। यानी कि जो तत्व हम लिए हैं उसके कितने की परमाणु उसमें शामिल हैं। यानी कि हाइड्रोजन के देखिए 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। और प्रतिफल में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। यानी यहां पर इधर अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2, लेकिन प्रतिफल में हाइड्रोजन का परमाणु कितना? 2, और ऑक्सीजन का कितना? 1। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु बराबर नहीं है। यानी कि कैसा है समीकरण? असंतुलित है। अब इसी को हमको संतुलित करना है। तो तीसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। जिस तत्व के, ध्यान दीजिएगा, जिस तत्व के, यही मेन पॉइंट है, जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा प्रतिफल में असमान होगी। यानी किस तत्व के परमाणु की संख्या असमान है? यह अभिकारक वाला है और यह प्रतिफल वाला है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या असमान है। अभिकारक में जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु 2 है, और प्रतिफल में जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु 1 है। यानी कि जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा प्रतिफल में असमान होती है, उस संख्या से विपरीत स्थान वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या के साथ गुना कर देते हैं। यानी क्या करेंगे बताइए? अब यह 2 के साथ इसमें गुना कर देंगे और इस 1 के साथ इसमें गुना कर देंगे। अब मान लेते हैं कि कोई तत्व का परमाणु किसी अणु के रूप में है तो उस अणु के आगे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। 2 से क्या इसमें गुना करेंगे? अब यह ऑक्सीजन अकेला नहीं है, यह H2O का पार्ट है। तो हम करेंगे क्या? इस H2O के आगे 2 को लिखेंगे जिससे गुना करना है। और यहां पर 1 है तो यहां पर O2 के आगे 1 लिखेंगे। तो आप तो जानते हैं कि 1 गुना में लिखे या चाहे नहीं लिखे, बात तो बराबर होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिख दिए। या देखिए पार्ट यहां पर लिखा हुआ, गुना की जाने वाली संख्या, जैसे 2 से गुना कर रहे हैं, को तत्व जिस अणु का भाग होता है उसके आगे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन तत्व किस अणु का भाग है? H2O का भाग है, तो इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे। यह बात ध्यान रखेंगे, यह ऑक्सीजन H2O का भाग है, इसलिए 2 से तो गुना करेंगे लेकिन आगे लिखेंगे। और 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर तो वही मान मिल जाता है, तो O2 का O2 हमें मिल गया। अब यहां पर देखिए, जिससे आप गुना कीजिएगा तो यह गुना केवल ऑक्सीजन के साथ ही नहीं होगा, उस अणु में जो जो तत्व शामिल होगा सबके साथ वह गुना होगा। यानी देखिए हाइड्रोजन पहले कितना था? 2 था, 2 आगे लिख दिए, अब कितना हो गया? 4 हो गया। 2 दूना 4 हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 2, और यहां पर कितना हो गया? 4।
अब यहां पर हमको हाइड्रोजन को 4 लाना पड़ेगा, तो इसके लिए कितना से गुना करें क्या 4 आ जाएगा? तो यहां पर जो परमाणु है उसे इसमें भाग दीजिए, भाग दीजिए कितना से? 2 से। तो 2 से 4 में भाग दिएगा कितना आएगा? 2। अब यहां पर 2 लगा दीजिए, तो 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया बराबर। और एक बात, ये तो सामान्य संतुलन हो गया। संतुलन की क्रिया में जटिल अणुओं का संतुलन प्राय पहले किया। जटिल का मतलब हो गया कि जो कोष्ठ में रहता है, जो कोष्ठ में रहता है, प्राय कोई जरूरी नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार हम काम करते हैं संतुलन का, लेकिन प्राय हम यह काम करते हैं। जैसे सल्फेट का पार्ट हो गया, SO4 दिखाई दिया, तो पहले SO4 का काम कर लेंगे। जैसे नाइट्रेट हो गया, जैसे सल्फाइट हो गया, है ना, तो इस तरह के पार्ट को हम, क्लोरेट हो गया, परमैंगनेट हो गया, बहुत सारे अणु, यह सब अणु को आयन को याद रखना पड़ेगा, तो इसके द्वारा हम कर लेते हैं। यह क्रिया हो गया कि कैसे हम संतुलन करते हैं। एक दो हम 2-4 उदाहरण अभी हल्का सा बता रहे हैं, इसके बाद वाले क्लास में हम पूरा संतुलित करके बताएंगे। अभी इसके आधार पर कुछ हम देखते हैं कि कैसे संतुलन करेंगे। चलिए, तो अभी जो हमने पढ़ा इसके आधार पे हम कुछ छोटे छोटे समीकरण का संतुलन करके देखेंगे कि कैसे हम कर पाते हैं। फिर से एक बार हम इसको समीकरण के साथ ही काम करते हैं। देखिए, पहले 2-2 परमाणु को लेते हैं। हमने ले लिया H2 + Cl2 और बन गया HCl। यहां सिर्फ समीकरण लिखा, अभी तो अब क्रिया हम पढ़े नहीं है, अभी समीकरण का पार्ट ले रहे हैं। इसको हमको संतुलित करना है। सबसे पहला काम क्या, अभिकारक में कौन कौन तत्व है और प्रतिफल में कौन कौन तत्व है। नियम के अनुसार, जो कंसेप्ट पता है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं। तो अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, प्रतिफल में देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो यहां पर पहला हमारा काम होगा कि हम यहां तत्वों का पता करें कि कौन कौन से तत्व है। तो हमें पता चल गया कि इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन है और इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यानी कि 2 तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम हमारा यह होता है कि उन जो परमाणु दिए गए हैं, जो तत्व के परमाणु, उनकी संख्या का पता करते हैं कि अभिकारक में उनकी संख्या कितनी है और प्रतिफल में उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए, एक एक तत्व को देखेंगे। अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, और प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना है, 1 ठो। हमने बताया है परमाणु कैसे पहचान करते हैं, जो तत्व दिया रहेगा संकेत, उसके दाहिने तरफ नीचे जो नंबर लिखा होता है वही उस तत्व का परमाणु का संख्या होता है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका सीधा अर्थ है कि वह परमाणु अकेला है। यानी देखिए, हाइड्रोजन के नीचे दाएं कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन कै गो है, 1 ठो, और यह हाइड्रोजन के नीचे दाहिने कितना लिखा हुआ है, 2, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो। हमने 2 काम कर लिया पहला 2 कंसेप्ट के अनुसार। पहला काम तत्व का पता कर लिया, दूसरा काम हमने आने वाले तत्व के परमाणु की संख्या का पता कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो असमान है, यानी देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 असमान है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अब असमान जो नंबर है उसको विपरीत परमाणु वाले से गुना कर दे, यानी कि इसके नंबर से इसमें गुना कर दे और इसके नंबर से इसमें गुना कर दे। तो बोलिए, इसका नंबर कितना, 2, तो इधर गुना करेंगे। चौथा नंबर कह रहा है कि गुना करने वाली संख्या, जिस परमाणु में गुना करना है, तो वह परमाणु जिस अणु का भाग होता है वह गुना करने वाली संख्या उसके आगे लिखते हैं। यानी कि हाइड्रोजन किस अणु का भाग है, HCl का, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके आगे लिखेंगे। हो गया, हाइड्रोजन 1 था, 2 से गुना हो गया तो हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन देखिए अकेला था, जब 2 से गुना हो गया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 होता है, तो अब अपने आप ही हो गया। अब यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। और ऐसे ही देखेंगे कुछ, N2 + H2 मिलकर के बना लिया NH3, या नाइट्रोजन हो गया, या हाइड्रोजन हो गया, या अमोनिया हो गया। ध्यान दीजिए, पहला काम तत्व का पता करना। कौन कौन सा तत्व है, देखिए, N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन, पहला काम हो गया। दूसरा काम, दिए गए तत्व के परमाणु का पता करना। नाइट्रोजन के कितने परमाणु, 2 अभिकारक में, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु अभिकारक में, 2, और प्रतिफल में नाइट्रोजन कितने परमाणु, 1, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 3। अब देखिए क्या करते हैं, हम विपरीत से गुना कर देंगे। नाइट्रोजन यहां पे कितना, 2, यहां पे कितना, 1, क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे और 1 से इसमें गुना कर देंगे। जब 1 से गुना करते हैं तो नहीं लिखते हैं, बाकी सब नंबर लिखेंगे, क्योंकि 1 से इसमें गुना करते हैं तो वही नंबर मिलता है।
तो 2 को ला करके यहां पर हम डाल देंगे। हो गया, नाइट्रोजन 1 था, 2 से गुना किए तो नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन देखिए हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 3 है, 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया? 6 हो गया। और यहां पर क्या हो? 2, बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को बराबर करेंगे तो इधर 6 इधर 2। अब कितना से गुना करें कि ये 6 हो जाए? तो इसके लिए क्या करते हैं? 2 से 6 में भाग दे दीजिए। 2 से 6 में भाग देंगे कितना आएगा? 3। अब 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 6 हो गया संतुलित। देखिए नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 गुना 6 हाइड्रोजन 2 6 बराबर है। और देखिए और थोड़ा देखिए, कुछ और बनाते हैं हम लोग। फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दिए, PCl3 बना, PCl5 भी बनता है, नाम इसका फास्फोरस टेट्राक्लोराइड हो गया, सॉरी ट्राइक्लोराइड हो गया। अब देखिए यहां पहले पता करेंगे तत्व का, पता करें कितना है? 2 है। कौन कौन है? फास्फोरस है, और कौन है? क्लोरीन है। ध्यान दीजिए, परमाणु निकालिए। फास्फोरस का एगो अभिकारक में 4 गो, प्रतिफल में क्या एगो? 1 गो। प्रतिकारक यानी कि अभिकारक है तो रिएक्टेंट हो गया, और प्रतिफल का है तो प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो फास्फोरस 4 गो रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में 1 गो। क्या करेंगे? बराबर करने के लिए गुना करेंगे, अपोजिट 4 से इसमें गुना करेंगे, तो यहां पर आ दिए 4 और 1 से इसमें गुना कर दी। लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, फास्फोरस 4 हो गया। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितना था? 3। यहां पर क्लोरीन का है 2 गो, 3 था तो 4 से गुना के 4 3 का हो गया 12, लेकिन इधर 2 ही है। क्या करेंगे? 12 में इस 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 6। 6 से यहां पे गुना कर देंगे, 6 दूना 12, 4 3 12, बराबर हो गया। एक और देखिए, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से हम कराए, मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से कराए, तो यह अभिक्रिया करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, पहले तत्वों का निर्धारण करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें केवल 2 तत्व आ रहा था। अब देखिए, अब तत्वों में 3 हुआ है। इसमें कौन कौन है? Mg मैग्नीशियम, हाइड्रोजन H और Cl क्लोरीन, यानी कि 3 तत्व आया है। अब प्रत्येक का प्रमाण देखेंगे। अभिकारक में मैग्नीशियम का एगो 1 ठो, हाइड्रोजन का एगो 1 ठो, क्लोरीन का एगो 1 ठो। प्रतिफल में देखिए, मैग्नीशियम कितना? 1, क्लोरीन कितना? 2, हाइड्रोजन कितना? 2। अब देखिए बराबर करते हैं, मैग्नीशियम इधर 1, मैग्नीशियम इधर 1 बराबर है, क्लोरीन 2, लेकिन इधर कितना? 1। क्या करेंगे? 1 से इधर गुना, 2 से इधर गुना, 2 से गुना करेंगे तो अणु के आगे लिखेंगे, क्लोरीन बराबर हो गया, हाइड्रोजन 1 था, 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बराबर है। इसी तरह से हम और भी काम करेंगे, इस तरह से हम और भी काम करेंगे। एक और उदाहरण देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट, यह सब बोला जाएगा, सूत्र दिया जाएगा, किताब में नाम दिया जाएगा, आपको लिख लेना होगा। और यह काम तब कर सकते हैं जब आपको आयन पता हो। आयन पता नहीं होगा, आप कदापि केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। केमिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, आयन, सूत्र का निर्माण, सूत्र का नाम, यह सब आपके मेमोरी में होना चाहिए, निश्चित रूप से, डिफिनिट। अब देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट का विक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराए, यह हो गया। यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। ये कैसे बनता है हम लोग जानेंगे, अभिक्रिया जब हम लोग करेंगे तो जानेंगे, घबराइए मत। अब यहां पर देखिए, अब बहुत सारा तत्व आ गया। पहले तत्व देखिए, एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम, क्लोरीन, 5 गो तत्व आ गया। अब वही देखिए, 5 तत्व इधर भी है। हमने जो कंसेप्ट बताया उसमें बताया कि सबसे पहले काम करते हैं जटिल का। जटिल मतलब जो कोष्ठक में है। कोष्ठक में देखिए SO4 है, SO4 कै गो है? 3 ठो। इधर देखिए SO4 कै गो है? 1 ठो। पहले SO4 को बराबर कर लीजिए,
अब इसके 3 से इधर गुना कर लें, इसके 1 से उधर गुना कर लें, तो 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए SO4 3 हो गया, उधर तो 3 है ही है, बेरियम अकेला था 3 लगा दिए तो बेरियम कै हो गया 3 हो गया। अब यहां देखिए बेरियम कै हो है 1 है, तो यहां पे क्या करेंगे 3 से गुना कर दिए, बेरियम 3 हो गया। अब क्लोरीन देखिए 2 था, 3 से गुना हो गया तो 3 दूना 6 हो गया। इधर कै है क्लोरीन 3 है। अब 6 को कैसे करेंगे, अब 3 से 6 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 यहां कर दीजिए। तो एल्युमिनियम 1 था तो एल्युमिनियम 2 से गुना करके 2 हो गया, क्लोरीन 2 यहाँ 6 हो गया, यहाँ क्लोरीन भी 6 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ देखिए एल्युमिनियम 2 हो गया संतुलित। ऐसे ही हमको संतुलित करना है। आप सभी को अगर कोई नए व्यूअर है, नए आप वीडियो देख रहे हैं, नए पढ़ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंटिन्यू पढ़ें। यहाँ पर सारे क्लासेस के वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जाएंगे, सारे क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लगातार वीडियो का अपडेट जो भी है वो सब मिलता रहे। आगे सारे क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे, स्पोकन का क्लास भी चलेगा, इसके अलावा BSc का भी क्लास चलेगा, ओवरऑल जो भी जनरल कंपटीशन, रेलवे, बैंकिंग, टोटल क्लासेज इस माध्यम से आपको संचालित किए जाएंगे और इसके माध्यम से आप घर बैठे सारे क्लासेज कर सकते हैं। तो इसके आगे कुछ और उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग संतुलन का करेंगे। अगले क्लास में हम लोग कुछ बुक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, बुक में दिए गए क्वेश्चन को करेंगे। पहले संतुलन करेंगे, उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में।